चलो नमस्ते सब। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऐसे एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आपको आते ही आते हैं। ये बात अलग है कि आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी से 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कल की क्लास में भी कहा था कि बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट कि आपको बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसकी सेपरेट क्लासेस है जो आपके लिए करवाई जाएं। तो आज की क्लास में मोस्टली क्वेश्चन आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऐड किए गए हैं जो आपके अपकमिंग टाइम में आपको रखे हुए मिलेंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हों। तो 19 को OSSC का एग्ज़ाम उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। यदि जिनको लगता है कि मैंने आपको SSC के पेपर चैनल पर अपडेट नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है। ओनली सिंगल पेपर OSSC का अभी तक अरेंज हो पाया था जो मैंने आपके लिए चैनल पे अपडेट कर दिया था। बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी पेपर्स आते हैं, वो मैं ऑफिशियल पेपर विथ टाइटल के आपको इसलिए देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है, और मैं बता दूं कि जो सेकंड चैनल है मेडिकल एंड नर्सिंग सबका शॉर्ट्स, वहाँ पर आपको नर्सिंग के अलावा जो भी आपने नर्सिंग में पूरे सब्जेक्ट वाइज चीज़ें पढ़ी हैं और जो इवन नॉन मेडिकेटेड स्टूडेंट हैं जो भी जुड़ते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए भी वो चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप लोग उस चैनल पे जाके एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स के नाम से आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है, इनमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है आपके लिए, वो है एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ इज सीमेन इज कॉल्ड। तो यदि स्पर्मेटोजोआ में सीमेन में जो लिविंग स्पर्मेटोजोआ है वो नहीं रहेगा, तब हम इसको क्या कहेंगे? ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, ओलिगोजोस्पर्मिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि लिविंग स्पर्मेटोजोआ सीमेन है, यदि इसमें स्पर्मेटोजोआ स्पर्म सेल्स ही नहीं होंगी, तब हम इसको क्या कहेंगे? तब ये कहलाएगा एजोस्पर्मिया। क्या कहलाएगा? एजोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब है, यहाँ पर आप ये देखिए, ओलिगो में जो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब स्पर्म है लेकिन काउंटिंग क्या है? कम है। दूसरी चीज़ फिर है यहाँ पर कि जो स्पर्म नॉर्मल कितना होता है, तो 1 ml में मोर देन 15 मिलियन स्पर्म, 1 ml जो सीमेन रहेगा उसमें मोर देन 15 मिलियन से भी ज़्यादा स्पर्म रहेंगे। लेकिन इन 15 मिलियन स्पर्म में से यदि एक इजाकुलेशन में 15 ml, मान लीजिए 1 ml सीमेन इजाकुलेट हुआ इंटरकोर्स के टाइम पे, तो 1 ml से मान लीजिए 15 मिलियन जो स्पर्म निकले सीमेन के थ्रू, तो उनमें से ओनली एक ही क्या है? एक ही फर्टिलाइजेशन का कारण बनेगा, एक ही ओवा के लिए पेनिट्रेट कर पाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि मोस्टली तो जो वेजाइना का एसिडिक pH है उसके कारण आधे से ज़्यादा, तो या फिर हमें कह सकते 70% तो वहीं मर जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे तैसे जब ओवा तक पहुंचते हैं, ये चीज़ मैंने जो सेकंड शॉर्ट चैनल है उसमें जो प्रेगनेंसी वीक बाय वीक बताई है, उसमें फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले यही टॉपिक बताया है कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो वैसे ही ओनली सिंगल ओवा ही क्या कर पाता है, सिंगल स्पर्म ही पेनिट्रेट कर पाता है किसको? ओवम के लिए। फिर आता है ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया में 15 मिलियन क्या है? 15 मिलियन से लेके 1 लाख पर मिलियन जो पर ml तक क्या रहेंगे? स्पर्म रहेंगे। मतलब यहाँ पर स्पर्म क्या रहेंगे? कम रहेंगे। क्लियर? जो फ्लूइड है यहाँ पर, या फिर हमें कह सकते हैं कि जो सीमेन है वो ज़्यादा है लेकिन उसमें स्पर्म क्या है? कम है। क्रिप्टोजोस्पर्मिया में लेस देन 1 लाख ml में पर ml में गिने चुने 1-2 स्पर्म रहेंगे। एजोस्पर्मिया में सीमेन में कोई भी स्पर्मेटोजोआ सेल्स नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक और आता है आपको ओलिगोस स्टेर्नोजोस्पर्मिया। तो एजोस्पर्मिया तो आपने पढ़ा कि है ही नहीं, सीमेन में एब्सेंट है पूरे स्पर्म। लेकिन ओलिगो में क्या होगा कि सीमेन में स्पर्म है बट इनकी जो मोटिलिटी है क्या है? मोटिलिटी है। और स्पर्म की मोटिलिटी किससे होती है? टेल के थ्रू। क्या? स्पर्म की टेल होती है उसके थ्रू। नेक्स्ट वन इज A strong, persistent, irrational fear of some specific object or situation
दैट प्रेजेंट्स लिटिल और नो डेंजर टू अ पर्सन इज कॉल्ड। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन को डर लग रहा है किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन से, लेकिन उसके कारण उसको कोई डेंजर की बात नहीं, खतरे की बात नहीं, लेकिन तब भी वो क्या है, डरा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंकोप, इंसोम्निया, फोबिया की एमनेसिया। तो ये कहलाएगा पर्सन का फोबिया। क्या कहलाएगा, फोबिया। इंसोम्निया का मतलब तो होगा कि जो लैक ऑफ स्लीप हम जिसको कह सकते हैं। सिंकोप का मतलब होगा एक तरीके से फेंट होना, बेहोश होना। एमनेसिया का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कुछ बीच का जो गैप है आप उसको भूल जाएं कि आपके पिछली चीज़ों में क्या हुआ। फोबिया अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे मेन एग्जाम में आपको क्लस्ट्रो आता है, हाइड्रो आता है और जूफोबिया आता है। तीन तो मेन आपको आते हैं एग्जाम में। क्लस्ट्रो का मतलब होगा क्राउडेड प्लेस में या फिर किसी कन्फाइंड प्लेस में डर लगना। जू का मतलब होगा एनिमल से डर लगना, जूफोबिया। हीम बर्ड जुड़ जाए तो ब्लड से डर लगना। हाइट से डर लगने को बोलेंगे एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच इज़ अ कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया। तो इन्फेंटाइल डायरिया के लिए कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, रोटावायरस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इकोलाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई। जो कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इन्फेंटाइल डायरिया के लिए वो कौन सा होगा, वो होता है रोटावायरस। क्या होगा, रोटावायरस। इसीलिए इन्फेंसी पीरियड में ही बच्चे के लिए रोटावायरस वैक्सीन दी जाती है ताकि हम उस बच्चे को डायरिया से प्रिवेंट कर सकें। और जो रोटावायरस वैक्सीन है 5 ड्रॉप्स दी जाती हैं, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन की दी जाती हैं, वैसे ही रोटावायरस वैक्सीन की भी 5 ड्रॉप हैं जो दी जाती हैं ओरली, 3 डोज। कुछ एक होती है रोटाटैक्स और दूसरी होती है रोटारेक। तो जो वैक्सीन है रोटावायरस वैक्सीन, बच्चे को जब आप पेंटावायलेंट देते हैं 6 और 14 वीक्स में, उसी एज में वैक्सीन भी दी जाती है। 5 ड्रॉप ओरली दी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज द लंबर पंचर इज डन इन बिटवीन। लंबर पंचर कहाँ पे किया जाता है, C2 एंड L4 में, L1 एंड L2, L4 एंड L5 या फिर L2 एंड L3। तो सबसे कॉमनली लंबर पंचर और स्पाइनल टेप आप जिसको कहेंगे होता है L4 एंड L5 वर्टिब्रा के बीच में, लंबर L4 एंड L5 के बीच में। इसके लिए C पोजीशन भी दी जाती है, पोजीशन एग्जाम में आती है। लाइंग डाउन, साइड लाइंग डाउन पोजीशन दी जाती है, सिटिंग दी जाती है, फिर सी शेप पोजीशन दी जाती है। L4 L5 के अलावा यदि आपको ऑप्शन में L3 एंड L4 हो, लेकिन आपको यदि ये दोनों हो L4 L5 L3 L4 हो, तब आप L4 L5 को मार्क कीजिए, क्योंकि ये सबसे कॉमनली जो यहाँ पर लंबर एरिया है ये सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है CSF को टेस्टिंग के लिए, बाहर निकालने के लिए, और जो पूरा प्रोसीजर कहलाता है स्पाइनल टेप या फिर लंबर पंचर। नेक्स्ट वन इज विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा इनसफिशियंट एमनियोटिक फ्लूइड के लिए, ओलिगोयूरिया, पॉलीहाइड्रोमनियास, ओलिगोहाइड्रोमनियास या फिर हाइपर एमेसिस। हाइपर एमेसिस का मतलब तो होगा वॉमिटिंग का होना, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना। ओलिगोयूरिया का मतलब होगा कि यूरिन 100 ml से भी कम पास होना। पॉली का मतलब होगा बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होना, और ओलिगो का मतलब होगा बहुत कम एमनियोटिक फ्लूइड होना। तो जो पॉलीहाइड्रोमनियास है इसमें एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा, 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाता है। ओलिगो में क्या होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड है बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि यदि एमनियोटिक फ्लूइड क्या इनसफिशियंट है तो ये क्या कहलाएगा, ओलिगोहाइड्रोमनियास। वाइट सेल्स आर सीन इन, तो वाइट सेल्स किस में देखने को मिलेंगी, इम्यून हीमोलाइसिस में, G6PD डेफिशिएंसी में, मलेरिया में कि नन ऑफ द अबव में। वाइट सेल्स एग्जाम में आपको आता है क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। तो वाइट सेल्स देखने को मिलती हैं G6PD डेफिशिएंसी में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में कॉमनली वाइट सेल्स को देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये जनरली जो वाइट सेल्स हैं क्या है, वाइट और ब्लिस्टर सेल्स हैं, दोनों तरीके की जो हेल्थ बॉडीज़ का फॉर्मेशन करेंगी, और ये दोनों देखने को मिलेंगी जब आपकी बॉडी में G6PD की कमी हो। क्या है, G6PD की कमी हो, तो हीमोलाइसिस के कारण बनती हैं वाइट सेल्स। तो यहाँ पर यदि जो वाइट सेल्स को लेके आपको क्वेश्चन आता है कि किसकी कमी के कारण देखने को मिलेंगी बॉडी में,
जनरली ये आपके शरीर में नहीं होती, लेकिन ये सेल्स बनती हैं कब, जब आपकी शरीर में G6PD की जो कमी हो, जो कि क्या है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की कमी हो, तब आपकी बॉडी में वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है वाइट सेल्स, क्या है वाइट सेल्स। तो आपको या तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस फुल नेम लिखा मिलेगा या फिर ओनली शॉर्ट नेम बस लिखा मिलेगा। तो आपको मार्क करना है कि किस केस में जो वाइट सेल्स क्या है देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर ओपनिंग द एयरवे इज सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो यदि आपको लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो कौन सी मेथड से एयरवे को ओपन किया जाएगा? हेड टिल्ट मेथड, चिन लिफ्ट मेथड, जॉ थ्रस्ट या फिर हेलमलेट मैन्यूवर। कौन सी मेथड के थ्रू आप क्या करेंगे एयरवे को ओपन करेंगे? यहाँ पर जो मेथड अपनाई जाएगी, यहाँ पर जो मेथड अपनाई जाएगी वो कौन सी होगी? होगी आपकी जॉ थ्रस्ट मेथड। कौन सी? जॉ थ्रस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि क्या है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। ऐसे केस में आपको जॉ थ्रस्ट मेथड को अपनाना होगा। इस तरीके से देखिए, और ये जनरली तभी होता है जब या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कोई कहीं ऊंचाई से गिरा हुआ हो या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ हो तब। नेक्स्ट वन इज द व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प टू डिटरमाइन कीटोएसिडोसिस। कौन सी टेक्निक के थ्रू आप कीटोएसिडोसिस को असेस कर सकते हैं? पाल्पेशन से, इंस्पेक्शन से, ऑस्कल्टेशन से या फिर ऑल्फैक्शन से। तो यहाँ पर कीटोएसिडोसिस में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कीटोन बॉडीज़ हैं वो भी ज़्यादा बन रही है? तो वो होगा आपको ऑल्फैक्शन से। किससे? ऑल्फैक्शन से। ऑल्फैक्शन से कैसे? पर्सन जब दूर से सांस लेता है तो आप क्या होगा, स्मेली ब्रीदिंग आएगी, स्मेल आएगी उस सांस लेने से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है। फ्रूटी सेंटेड ब्रीथ एंड कन्फ्यूज़न, पर्सन में यदि आप कीटोएसिडोसिस चेक कर रहे हैं, फ्रूटी सेंटेड ब्रीदिंग होगी, मतलब स्मेली ब्रीदिंग होगी, ऑर्डर होगा, और कन्फ्यूजिंग स्टेट में पर्सन है जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द 8th क्रेनियल नर्व अफेक्ट। तो 8th क्रेनियल नर्व किसको अफेक्ट करेगी? टच को, टेस्ट को, स्मेल को कि इक्विलिब्रियम को। तो जो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, क्या है? 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, ये अफेक्ट करेगी किसके लिए? आपका जो इक्विलिब्रियम बॉडी का बैलेंस है उसके लिए। तो वेस्टिबो कोक्लियर नर्व 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व, वो अफेक्ट करेगी आपके बॉडी बैलेंस को। अब यहाँ पर आपको जो अलग अलग क्रेनियल नर्व है, तो आपको जो पूरी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है उनसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या है? यदि आपको क्रेनियल नर्व से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व विथ फंक्शंस के पता होना चाहिए। यदि आपसे कहते हैं कि टच के लिए, किसके लिए? टच के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आपको स्मेल के लिए, तो स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी हो जाएगी। आपके विज़न के लिए पूछें तो आपके विज़न में ऑक्यूलोमोटर हो जाएगी और ट्रोक्लियर हो जाएगी। ट्रोक्लियर और ऑक्यूलोमोटर दोनों आँखों के इधर उधर मूवमेंट में घुमाने में हेल्प करेंगी। फिर आता है आपकी बॉडी के बैलेंस के लिए और सुनने के लिए, तो वह वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। कौन सी? वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। ऑप्टिक किसके लिए? विज़न के लिए, देखने के लिए। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया वाले मरीज में कौन सा सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा? ड्राई लिप्स, सेकीनेस, ब्लड विजन या फिर फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर। किस केस में आपको हाइपोग्लाइसीमिया के केस में कौन सा साइन देखने को नहीं मिलेगा? सिम्टम ड्राई लिप्स रहेंगे, सेकीनेस, पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिमर्स टाइप से भी आएंगे, ब्लड विजन होगा, लेकिन जो पर्सन है उसका जो ब्रीदिंग ऑर्डर है, मतलब स्मेल है, वो स्मेली ब्रीथ नहीं होगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आपका आंसर आएगा? वो होगा आपका फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर, जो कि नहीं होगा किसमें? हाइपोग्लाइसीमिया में। बाकी ये सब कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सार्टोरियस या फिर क्वाड्रिसेप्स।
लॉन्गेस्ट मसल्स है ह्यूमन बॉडी की वो होगी आपकी क्या, सार्टोरियस मसल। कौन सी, सार्टोरियस मसल्स, जो कि कहाँ पे रहेगी, थाई में, थाई में रहेगी। जबकि जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होगी आपकी बॉडी की, सॉरी लॉन्गेस्ट मसल होगी बॉडी की, कौन सी, सार्टोरियस मसल। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल। तो ईयर ऑसिकल सबको पता है, दोनों कान में, मिलियस इनकस स्टेपस, जो 3 क्या है, ऑसिकल्स है, मतलब पेयर में कहें हम, दोनों कान में रहेंगे 3-3। तो जो मिलियस इनकस स्टेपस है क्या, ईयर ऑसिकल्स या फिर ईयरबोन भी आप इनको कह सकते हैं। तो इनके बीच में जॉइंट होगा, जब तो ये जुड़े हुए रहेंगे एक दूसरे से, कौन सा जॉइंट रहेगा, साइनोवियल होगा, फाइब्रस होगा, सेकेंडरी कार्टिलेजियस होगा, या फिर प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट रहेगा। तो जब जो जॉइंट ईयर ऑसिकल्स के बीच में रहेगा तब आप उसको क्या कहेंगे, साइनोवियल जॉइंट्स। कौन सा जॉइंट्स रहेगा, साइनोवियल जॉइंट्स। तो ईयर बोन जिसको मॉडिटरी ऑसिकल्स कहेंगे, यहाँ पर बोन्स जुड़ी हुई रहेंगी, क्या रहेंगी, जुड़ी हुई रहेंगी। मेलियस हैमर शेप में रहेगी, इनकस है जो एनवल शेप में रहेगी, और स्टेपस जो कि स्ट्रिप शेप में रहेगी। स्टेपस ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन है, और इन तीनों के बीच में जॉइंट रहेगा वो कहलाएगा साइनोवियल जॉइंट्स। क्यों, यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड रहेगा जो कि इनके फ्रिक्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई इज नोन एज। तो आँखों का ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा जाएगा, कॉन्स, रॉड, ऑप्टिक डिस्क या फिर प्यूपिल। ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट कहलाएगा क्या, यहाँ पर आपकी ऑप्टिक डिस्क, क्या है, ऑप्टिक डिस्क। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज। तो जब आप खाना अपने मुंह से डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है आपके, तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, एलिमिनेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन या इंजेशन। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, खाने को मुंह से लेते हैं तो ये प्रोसेस स्टार्ट क्या कहलाएगी करना, इंजेशन, इंजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंजेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका एलन टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो जो एलन टेस्ट है किसके लिए यूज़ किया जाता है, मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नर नर्व कंप्रेशन के लिए, कि इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए। तो किसके लिए एलन टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है, तो एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है किसके लिए, इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च। ये देखिए यहाँ पर जो सर्कुलेशन है अल्नर आर्टरी के, यहाँ पर इसको जब थ्रोम्बोसिस होता है तो इस केस में चेक किया जाएगा एलन टेस्ट। एलन टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ब्लड फ्लो इन योर हैंड। अब यहाँ पर तो आपके हाथ में आर्च बनती है, तो उसको देखने के लिए एलन टेस्ट है जो क्या होगा, यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर ना तो नर्व फंक्शनिंग के लिए ना ही नर्व कंप्रेशन के लिए, दोनों चीज़ें अलग केस में होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च। नेक्स्ट वन इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है जो लोग लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पर काम करते हैं उनमें। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम किसके कंप्रेशन के कारण होगा, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व या फिर अल्नर आर्टरीज। जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है देखने को मिलेगा मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण। मीडियन नर्व को ही म्यूजिशियन नर्व कहा जाता है, मीडियन नर्व को म्यूजिशियन नर्व कहा जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में इसमें कंप्रेशन होगा, हाथों में आपको नमनेस रहेगी, टिंगलिंग होगी, वीकनेस होगी। इवन आप भी चाहें, और ये होता है किसको, जो लोग लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे काम करते हैं उनके लिए। तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, आपके हाथों में कंप्रेशन, जो मीडियन नर्व उसके कंप्रेशन के कारण ये देखने को मिलेगा। और ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये आता है कि जो लोग लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पर काम करते हैं उनको क्या देखने को मिलेगा, तो उनको होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज वॉल्व ऑफ हैसनर इज प्रेजेंट इन। तो हैसनर वॉल्व कहाँ पे रहेंगे, नेसोक्राइमल डक्ट में, पैंक्रियाटिक डक्ट में, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो वॉल्व ऑफ हैसनर्स रहते हैं कहाँ पे, नेसोक्राइमल डक्ट में। नेसोलैक्राइमल डक्ट कौन सी है, जो आंसुओं का प्रोडक्शन करती है। ये देखिए लैक्राइमल ग्लैंड हो गई, तो नेसोलैक्राइमल डक्ट है। आप एक चीज़ देखिए, जब आप रोते हैं यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वॉल्व ऑफ हैसनर की जो आपकी आंखों के आंसू हैं वो क्या करेंगे, वॉल्व ऑफ हैसनर की जो बैकफ्लो हो रहा है, जो बैकफ्लो हो रहा है नोज, जो आँखों से
उसको नोज में आने से रोकने का काम करेंगे। क्या? वॉल्व ऑफ हेंसनर। अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एट द लोअर एंड ऑफ द nasolacrimal duct, if well developed, it generally prevents air from being blown back from the nose into the lacrimal sac। तो यहाँ पर ये रहे क्या? वॉल्व ऑफ हेंसनर, ये रही लैक्राइमल सैक्स। तो यहाँ से जो आंसू आ रहे हैं लैक्राइमल सैक के थ्रू बहते हुए, यहाँ से एयर को भी रोका जाएगा। जब आप एक चीज़ अंदाज़ा लगाइए, जब आप रोते हैं बहुत देर तक तो आपकी नाक से भी पानी आने लगता है बहुत देर तक रोते रोते। तो ये क्या है? यहाँ पर ये nasolacrimal डक्ट के यहाँ पर वॉल्व ऑफ हेंसनर प्रेजेंट रहे। अ केस गैंग्रीन फूट रिमूवल नोट इज शेड्यूल्ड। तो यदि गैंग्रीन वाला केस आया है, गैंग्रीन फूट है, तो वहाँ पर सीधा फूट रिमूव किया जाना है। तो ओटी में शेड्यूल कब की जाएगी सर्जरी? एट द एंड, एट द बिगिनिंग, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द सर्जन या फिर एज पर द रोल नंबर ऑफ द डे। तो गैंग्रीन का केस है यदि, तो फूट रिमूवल किया जाना है। तो ऐसे केस में जो सर्जरी के लिए सही टाइमिंग होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पर सर्जरी के लिए जो सही टाइमिंग होगी फूट रिमूवल के लिए वो होगी क्या? एट द बिगिनिंग ऑफ द ओटी। जैसे ही ओटी ओपन होती है तो यहाँ पर ये क्या किया जाएगा? सबसे पहले गैंग्रीन वाले पर्सन की सर्जरी की जाएगी। यहाँ पर जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गैंग्रीन को लेके, फर्स्ट आता है कि इसका कॉज क्या है? तो एक बैक्टीरिया के थ्रू होगा। क्या है? बैक्टीरिया के थ्रू होगा, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स नाम के बैक्टीरिया से। किससे? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स नाम के बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया एक गैस रिलीज करता है। क्या करेगा? गैस रिलीज करेगा, गैंग्रीन गैस, जिसके कारण टिश्यू की डेथ हो जाती है। यहाँ पर इमेज दिख रही है कि टिश्यू डेथ हुई है। और ये कब होता है? इंजरी और सर्जिकल वुंड्स के कारण, जहाँ पर यदि ब्लड सप्लाई रुक जाए कुछ सर्जरी या फिर इंजरी के कारण, और ब्लड सप्लाई होने के रुकने के साथ साथ यदि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स नाम का बैक्टीरिया अपनी एंट्री कर ले, तब क्या डेवलप होगा? गैंग्रीन। और गैंग्रीन के लिए बेस्ट टाइमिंग होती है ओटी में एट द बिगनिंग टाइम पर ट्रीट किया जाना, सर्जरी की जाना। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स डायरेक्ट आपके जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पे अफेक्ट करेगा, वो गैस रिलीज करता है, वो कहलाती है गैंग्रीन गैस। और गैंग्रीन गैस क्या करेगी? सीधा टिश्यू की डेथ कर देगी। तो यहाँ पर क्या है? टिश्यू डेथ। गैंग्रीन का मतलब है टिश्यू डेथ। टिश्यू डेथ कब होगी? जब ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी प्रॉपर, ना ही हो ना ब्लड की। नेक्स्ट वन इज द एन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो अपेंडिसाइटिस में पेन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? लेफ्ट लोअर में, राइट लोअर में, लेफ्ट अपर में कि राइट अपर में? तो जो क्वाड्रेंट है, क्या है? क्वाड्रेंट है यहाँ पर। तो कौन सा क्वाड्रेंट में अपेंडिसाइटिस वाला पेन होगा? वो था राइट लोअर क्वाड्रेंट में। कहाँ पर? राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिसाइटिस का पेन होगा। और जब ये पेन क्या होता है? मैकबर्नी पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैकबर्नी पॉइंट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? जब आप लेफ्ट साइड प्रेस करेंगे तो दर्द आपको राइट साइड में फील होगा। और ये दर्द होता है अपेंडिसाइटिस का राइट लोअर क्वाड्रेंट में। क्या है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। और मैकबर्नी पॉइंट किस में देखने को मिलेगा? तो होता है अपेंडिसाइटिस का पेन। नेक्स्ट वन इज द लैरेंजियल मास्क एयरवे लोकेशन। तो लैरेंजियल मास्क एयरवे कहाँ पे लगाया जाता है? ऑप्शन में ग्लोटिस, इन्फॉर्मेलाइटिस, सुप्राग्लोटिक या फिर एंडोट्रैकियल। तो लैरेंजियल मास्क है जो, क्या है? लैरेंजियल मास्क है जो कहाँ पे लगाया जाता है? सुप्राग्लोटिक रीजन में। ये देखिए, द अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स है जिसका सबसे ऊपर का पार्ट होता है। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग द एपिग्लोटिस, द एरिया ऑफ द वोकल कॉर्ड। एपिग्लोटिस के ऊपर का पार्ट कहलाएगा क्या? वोकल कॉर्ड के ऊपर का पार्ट क्या कहलाएगा? एपिग्लोटिस। अब लैरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। क्या है? लैरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। सुप्राग्लोटिक जिसमें एपिग्लोटिस इंक्लूड रहेगा, ग्लोटिस जिसमें ओनली वोकल कॉर्ड रहेगी, और सब ग्लोटिस। तीनों पार्ट होते हैं लैरिंग्स के। कौन कौन से? सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सब ग्लोटिस। तो सबसे ऊपरी पार्ट कौन सा होता है? सुप्राग्लोटिक रीजन। यहीं पर लैरेंजियल मास्क है जो लगाया जाता है। नेक्स्ट वन इज द विच इज द मेजर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग इन ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग में सांस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मसल कौन सी है? ट्रापेजियस, डेल्टॉइड, डायफ्राम या फिर स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड। सबको पता है कि आपके सांस लेने में सबसे अहम भूमिका निभाता है डोम शेप्ड मसल डायफ्राम। क्या है?
डायफ्राम। जब भी आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो ये देखिए पैरासूट शेप में जो डायफ्राम यहाँ पे कहा है क्या है, पैरासूट शेप में रहेगा। द क्रिएट्स वैक्यूम इफेक्ट दैट पुल्स एयर इनटू द लंग्स। जब आप एक्सेल करेंगे तो लंग्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ पुश होंगे, डायफ्राम रिलैक्स होगा, लंग्स ऊपर की तरफ पुश होंगे। तो क्या है, जो मेन मसल्स है वो क्या होती है, डायफ्राम मसल। कौन सी, डायफ्राम मसल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, ब्लूरोथ फर्स्ट एंड ब्लूरोथ सेकंड इज द सर्जिकल प्रोसीजर डर फॉर। तो ब्लूरोथ फर्स्ट और ब्लूरोथ सेकंड है जो सर्जिकल प्रोसीजर है किस में किए जाते हैं, लंग कैंसर में, ब्रेस्ट में, कि गैस्ट्रिक की पैंक्रियाटिक कैंसर में। कौन से केस में ब्लूरोथ फर्स्ट और सेकंड सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे, तो दोनों होते हैं किसमें, गैस्ट्रिक कैंसर में। यदि गैस्ट्रिक कैंसर डेवलप हुआ है तो ब्लूरोथ फर्स्ट और जो ब्लूरोथ सेकंड ऑपरेशन है विच द पाइलोरस रिमूव्ड एंड डिस्टल स्टमक इज एनास्टोमर डायरेक्टली टू द ड्यूडेनम। तो यहाँ पर जो दोनों ऑपरेशन है इसमें क्या किया जाएगा, पाइलोरस सेक्शन है जो इसको क्या किया जाएगा ब्लूरोथ फर्स्ट में, जिसको हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। क्या है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के नाम से भी जानेंगे ब्लूरोथ फर्स्ट को। तो यहाँ पर जो कि पाइलोरिक सेक्शन को रिमूव कर दिया जाता है यहाँ पर, और पाइलोरिक सेक्शन को रिमूव करने के बाद स्टमक को सीधा डायरेक्ट ड्यूडेनम से क्या किया जाएगा, एनास्टोमोट कर दिया जाएगा, मतलब कि जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर स्टिच लगा के जोड़ दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर कहलाता है ब्लूरोथ फर्स्ट और ब्लूरोथ सेकंड। ब्लूरोथ सेकंड ऑलवेज स्टमक का जो एंट्रम पार्ट है, लोअर पार्ट, वहाँ से डिसेक्शन किया जाएगा। तो जो प्रोसीजर है, यदि ब्लूरोथ फर्स्ट पूछें तो इसके लिए क्या कहा जाता है, ब्लूरोथ फर्स्ट के लिए पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, और यदि ब्लूरोथ सेकंड पूछें तो इसके लिए जो कि कम्प्लीटली क्या है, गैस्ट्रोजिजोनेस्टोमी। इसमें आपका गैस्ट्रिक में सेक्शन जो पूरा स्टमक से लेके पूरा जेजुनम तक है जो रिमूव किया जाएगा। तो ये क्या है, ब्लूरोथ सेकंड। नेक्स्ट वन इज द ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन शुड बी इंस्टिल्ड एट। तो ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन है जो आप आई ड्रॉप लाते हैं वो कहाँ पे डालते हैं, द कॉर्निया ऑफ द आई में, लोअर कंजक्टिवल सैक में, अपर कंजक्टिवल सैक में, कि एक ऑफ द आई में। तो कहाँ पे आप डालते हैं, जो भी आप आई मेडिसिन लाते हैं तो आप वो डालते हैं लोअर कंजक्टिवल सैक में। कहाँ पे, लोअर कंजक्टिवल सैक में, इस तरीके से। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो पीडीए के लिए क्लोज करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, ऑप्शन में है यहाँ पर आइब्यूप्रोफेन, एंडोमेथासिन, ए एंड बी, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जो पीडीए के लिए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, इसको ट्रीट करने के लिए आइब्यूप्रोफेन मेनली दी जाती है और एंडोमेथासिन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन को यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपको ये दोनों मेडिसिन के नाम याद रखने हैं कि पीडीए के लिए फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो वो कहलाती है आपकी आइब्यूप्रोफेन। नेक्स्ट वन आती है एंडोमेथासिन, क्या होगी, एंडोमेथासिन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन है जो यूज़ नहीं की जाती, मेनली पीडीए को ट्रीट करने के लिए प्रीमेच्योर इन्फेंट के लिए क्या दिया जाएगा, एंडोमेथासिन, और इंट्रावीनसली आइब्यूप्रोफेन को भी यूज़ किया जाता है। मेनली आइब्यूप्रोफेन आपको याद रखना है, एंडोमेथासिन सेकेंडरी यूज़ की जाती है। नर्सिंग का हमारी सबसे अच्छा और लोकप्रिय क्वेश्चन वो है यहाँ पर, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन द सबम्यूकोसल एंड मेसेंट्रिक प्लेक्सस ऑफ द डिस्टल इंटेस्टाइन, इट्स नोन एज। तो गैंग्लियोनिक सेल्स का एब्सेंट होना, साफ साफ दिख रहा है आपको, लिखा है कि गैंग्लियोनिक सेल्स क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। जब भी गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होती हैं तो कौन सी डिसीज़ कहलाएगी, वो पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पर तो फोर्सफुल वॉमिटिंग आपसे पूछते, हिरस्प्रिंग्स डिसीज़ या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होती हैं तो ये क्या कहलाएगी, हिरस्प्रिंग्स डिसीज़ और मेगा कोलोन डिसीज़। ये देखिए नॉर्मली जो नर्व सेल्स होंगी कोलोन्स के यहाँ, ये क्या करेंगी, जो भी वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करेंगी, लेकिन जो गैंग्लियोनिक सेल्स नर्व सेल्स हैं जो कि एब्सेंट रहेंगी, तो ऐसे केस में जो फीकल मटेरियल है वो अंदर ही ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा। और ये बच्चे में डिलीवरी होने के विदिन 24 to 48 आवर के बाद ही चेक किया जाता है कि बच्चे को हिरस्प्रिंग्स डिसीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट वन इज
हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा, हर एक मिनट में प्लेसेंटा से फीटल को कितने ब्लड की सप्लाई होती है, कितना फ्लो होगा, 2000 ml, 1000 ml, 500 ml या फिर 400 ml। तो फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा 500 ml, कितना 500 ml फ्लो करेगा प्लेसेंटा ब्लड का, किसके लिए, फीटस के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 500 ml। नेक्स्ट वन इज What possible side effect must be advised to the patient who is receiving iron therapy? यदि कोई बंदा आयरन मेडिकेशन ले रहा है तो उसको कौन से साइड इफेक्ट के लिए आप एडवाइस करेंगे। नहीं तो पर्सन ने मान लीजिए आयरन की टैबलेट थी, उसको डिजीनेस हो गई, डेंजर हो गया सनलाइट से, रिंगिंग साउंड आए ईयर में, जिसको हम टिनिटस कहेंगे, कि ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल, कौन से साइन के लिए आप पर्सन के लिए कहेंगे कि ये कॉमन साइड इफेक्ट है, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी पर्सन आयरन की टैबलेट लेता है तो उसका जो स्टूल का कलर है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। रही आपको पॉसिबल साइड इफेक्ट, अपने पर्सन को एडवाइस करना है कि ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल, मतलब स्टूल का कलर है जो कैसा होगा, ब्लैक कलर का, तो ये क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट है आयरन थेरेपी का। बॉडी में आयरन जाके सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्टोर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। क्लियर। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइन सीन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर इस इमेज में कौन सा साइन चेक किया जा रहा है, फोर्थ गिल साइन, कैस्टल साइन, कार्नेट साइन या फिर ब्रुजिन्स्की साइन। सब साइन आपने पढ़े हुए हैं, अच्छे अच्छे साइन हैं आपके लिए, एग्जाम में आपको आते हैं। जो साइन है यहाँ पे चेक किया जा रहा है, कौन सा साइन है, ये कहलाएगा आपका कार्नेट साइन। कौन सा, कार्नेट साइन है। आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन OSSC में आ सकता है, नॉरसेट में आ सकता है, SGPGI में आ सकता है। तो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है, यहाँ पर एग्जामिनर क्या कर रहा है, कार्नेट साइन असिस्ट कर रहा है, और ये देखने को मिलेगी एक्यूट एब्डोमिनल पेन में, किसमें, एक्यूट एब्डोमिनल पेन में कार्नेट साइन देखने को मिलेगा। फोर्थर गिल साइन है जो कि यहाँ पर रेक्टस स्टीथ हेमेटोमा में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर फोर्थ गिल साइन इज अ मेडिकल साइन if a mass in the abdominal wall does not cross midline and does not change with flexion of the rectus muscle। तो जब यहाँ पर एब्डोमिनल वॉल है, यदि कुछ मास होता है एब्डोमिनल वॉल के यहाँ पर, ना तो वो मिडिल को क्रॉस करता है, ना ही रेक्टस मसल्स के फ्लेक्शन के कारण उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, फोर्थर गिल साइन, और ये रेक्टस हेमेटोमा में देखने को मिलेगा। कैसल साइन स्प्लीनोमेगाली में देखने को मिलेगा। क्या है, कैस्टल साइंस भी जिसको हम कह सकते हैं, स्प्लीनोमेगाली में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो परकसन ट्रेव्यूड स्पेस के यहाँ पे, या फिर आप इसको सिंपली याद रखें कि जो कैस्ट्रल साइन है एक इसका साइन है क्लासिस करने के लिए, स्प्लीनोमेगाली के लिए। नेक्स्ट वन इज which of these is administered directly in the form of ear drop to patient of otitis media। ओटाइटिस मीडिया क्या है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, और ओटाइटिस मीडिया के पर्सन में आप इसको किस फॉर्म में, जो कौन सी मेडिसिन है, इसको डायरेक्ट आप इंस्टिल कर सकते हैं कान में, आइबुप्रोफेन, ओपियम, पैरासीटामोल की बेंजोकेन। तो जो सॉल्यूशन यहाँ पे डायरेक्ट ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर इन्फेक्शन में रहेगा, उसमें आप यहाँ पे बेंजोकेन, क्या है, बेंजोकेन डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और जो बेंजोकेन है यहाँ पर एज एन एनेस्थेटिक के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट वन इज ट्रिस्मस और लॉक्सोराइसिस, सार्डोनिक अस एंड ऑप्थिस्टोटोनस आर द फीचर्स। अब ये आपको सब पता है कि जिसमें मरीज की बॉडी पूरी कर्व शेप में चली जाती है, वही ट्रिस्मस, राइसिस, सार्डोकेनस एंड ऑप्थिस्टोटोनस, ये सभी क्लासिकल साइन है किसके, ये हैं टिटनस के। टिटनस होता कब है, कैल्शियम की कमी के कारण। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा टिटनस। इसके जो पार्ट होते हैं वो होते हैं निडल हब, बैरल, निडल अडाप्टर, यहाँ पर साफ्ट ऑफ निडल। तो यहाँ पर जो हब है, ये पार्ट है जो निडल हब। यदि यहाँ पर ब्लड दिखाई देता है आपको, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जब आप IM इंजेक्शन लगा रहे हो, IV लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि IM लगा रहे हैं तब ऐसे केस में आपको क्या करना है, डिस्कार्ड द सिरिंज एंड प्रिपेयर अ न्यू इंजेक्शन। ऐसे केस में आपको क्या करना है, सिरिंज को डिस्कार्ड करना है और नया इंजेक्शन प्रिपेयर करना है।
आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट हु रिसीव्ड स्पाइनल एनेस्थीसिया इज ट्रांसफर्ड टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट ऑफ दिस पेशेंट। यदि किसी को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में उसको शिफ्ट किया गया है, तो यहाँ पर जब ऑपरेशन हो जाता है पोस्ट ऑपरेटिव प्रायोरिटी आपकी क्या होगी। ऑप्शन में पेरिफेरल सर्कुलेशन, ओरिएंटेशन टू टाइम एंड प्लेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर सेंसेशन इन द लेग्स एंड टोज। तो ऐसे केस में पेशेंट में आपकी जो प्रायोरिटी होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं वो होगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ड्रेनेज होता तब हम उसको देखते, यदि यहाँ पर कुछ अदर तरीके से क्वेश्चन होता, लेकिन एनेस्थीसिया को लेके क्वेश्चन है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद आपको क्या करना है, पेशेंट में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है। अब आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल यूज़ कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर आपको सीधा जो मेन थिंग्स हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी ग्लासगो कोमा स्केल में। तो यहाँ पर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको चेक करना है। नेक्स्ट वन इज, अ क्लाइंट इज डिस्चार्ज टू होम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ अ प्लास्टर लेग कास्ट। द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड प्रॉपर केयर ऑफ द कास्ट इफ द क्लाइंट स्टेट दैट ही शुड। तो यहाँ पर एक पेशेंट को क्या हुआ है, प्लास्टर लेग कास्ट लगाया गया है। तो डिस्चार्ज के टाइम पर पेशेंट है जो अपनी केयर किस तरीके से करेगा कि समझ में आए कि उसको जो प्लास्टर कास्ट लगाया है क्या किस तरीके से काम करेगा। ऑप्शन में अवॉइड गेटिंग द कास्ट वेट, यूज द फिंगर्स टिप टू लिफ्ट एंड मूव द लेग, कवर द कास्टेड लेग विथ वार्म ब्लैंकेट्स, यूज अ पैडेड कोट हैंगर एंड टू स्क्रैच अंडर द कास्ट। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट के लिए है जो सही तरीके से समझ में आया है जो प्लास्टर लेग कास्ट लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़ अ पैडेड कोट हैंगर एंड टू स्क्रैच अंडर द कास्ट। तो जो लास्ट पार्ट होगा कास्ट का वहाँ पर हमें क्या करना है, पैडेड कोट लगा के देना है, या फिर पेशेंट खुद लगा ले, जिससे जो कास्ट है प्लास्टर कास्ट उस पर कोई भी स्क्रैच ना आ पाए। नेक्स्ट वन इज, a client diagnosed with thrombophlebitis. One day ago suddenly develops shortness of breath and angias. A nurse immediately assesses the client for other sign and symptom. तो यहाँ पर एक क्लाइंट के लिए क्या हो रहा है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस उसको डायग्नोज किया गया है। सडनली उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ डेवलप हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो यहाँ पर एज ए नर्स किसके साइन सिम्टम है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के, निमोनिया के, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, या फिर पल्मोनरी एडिमा के। तो एक इसके साइन है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या होगा आपका आंसर है यहाँ पर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन इज, क्योंकि जो साइन है, क्योंकि ऑलरेडी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, लेकिन अचानक से आपको किसी दिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, तो क्या है यहाँ पर एम्बुलाई है वो क्या हो गया है, पल्मोनरी वेन और आर्टरीज में भी जा सकता है, स्पेशली वेन्स में जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन इज, इन अप्लाइंग मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल टू द केयर ऑफ एनी पर्सन विथ चिल्ड्रन द नर्स शुड बी अवेयर दैट। तो जब भी आप किसी बच्चों पर मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल है जो अप्लाई करते हैं, तो एज अ नर्स आपको किस चीज़ से अवेयर होना चाहिए। इट इज़ ईजियर टू एडजस्ट टू द फर्स्ट चाइल्ड टू द लेटर वंस। एवरी पेरेंट्स हैज़ इनबॉर्न फीलिंग ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस फॉर चिल्ड्रन। Many parents experience feeling of resentment towards their children. It is pathologic to feeling anger and resentment toward a child. तो जब भी आप मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं किसी भी बच्चे के ऊपर, खासकर किसी भी बच्चे पर आप मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल यदि अपने अप्लाई करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर माँ बाप को अपने सभी बच्चे एक बराबर लगते हैं। ऐसा नहीं कि जो पहले हुआ है यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो माँ बाप को अपने सभी बच्चे बराबर लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसे केस में एवरी पेरेंट्स हैज़ इनबॉर्न फीलिंग ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस फॉर चिल्ड्रन। सभी माँ बाप में अपने बच्चों को लेके क्या रहेंगी, सभी पेरेंट्स में अपने इनबॉर्न फीलिंग रहेंगी अपने बच्चों को लेके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देन आफ्टर आपको बच्चों पर स्पेशली मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल है जो अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। तो यहाँ पर लिवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। ऑप्शन में है यहाँ पर
कैफीन एनाल्जेसिक, इन्फेक्शन या फिर एल्कोहल। तो लिवर सिरोसिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ डिजिटालिस ड्रग। तो डिजिटालिस का मतलब है यहाँ पर डिगॉक्सिन हो सकती है या फिर डिजिटालिस कैटेगरी की कोई सी भी मेडिसिन हो सकती है। तो यहाँ पर डिजिटालिस और डिगॉक्सिन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, प्रिवेंट कार्डियक एक्टिविटी या फिर डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी। तो यहाँ पर जब भी टैकीकार्डिया की सिचुएशन डेवलप होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या दिए जाते हैं? डिजिटालिस दिए जाते हैं। हार्ट रेट, पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रही हो तब। लेकिन यहाँ पर डिजिटालिस का जो मेन काम होता है वो होता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करना? बढ़ाना। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? बी, इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। डिजिटालिस ड्रग से इसके जो टॉक्सिक साइन है वो एग्जाम में आते हैं और ये कब नहीं देना है ये आता है। तो जब पल्स रेट बिलो 60 हो तब नहीं देना है। फर्स्ट साइन होता है डिजिटालिस टॉक्सिसिटी का एनोरेक्सिया। नेक्स्ट वन इज A doctor ordered administer a hypotonic intravenous solution to a client. Looking at the following labeled solution, the nurse should choose. तो यहाँ पर मैंने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक तीनों टाइप के सोल्यूशन जो सेकंड चैनल अभी रिसेंट में ही अपडेट किया है शॉर्ट्स वाला, उसमें मैंने आपको पूरे तीनों टाइप के सोल्यूशन विथ एग्जाम्पल के पढ़ाए हैं। तो उसको आप लोग एक बार जरूर चेक करना। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो क्या है? 0.45% नॉर्मल सलाइन या फिर हाफ नॉर्मल सलाइन भी हम इसको कह सकते हैं। यदि ये 0.9 होता तब ये कहलाता आइसोटोनिक। क्या कहलाता? आइसोटोनिक। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है? 0.45 हाफ कर दिया है। तो क्या? हाइपोटोनिक इंट्रावेनस सोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डिस्क्राइब एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ ड्रग एब्यूज। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से बताएगा किसके लिए? ड्रग एब्यूज को लेके। ऑप्शन में है फिजियोलॉजिक नीड फॉर ड्रग, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ऑन ड्रग, एन एक्सेसिव ड्रग यूज इनकंसिस्टेंट विथ एक्सेप्टेबल मेडिकल प्रैक्टिस, अ कंपल्सन टू टेक अ ड्रग ऑन आइदर अ कंटिन्यूअस और पीरियड बेसिस। तो ड्रग एब्यूज है जो आपका फिजियोलॉजिकल नीड आपको जब होगी जब आप क्या करेंगे? कोई आपको पेन हो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ड्रग एब्यूज में आपका दिमाग कह रहा है कि आपको ये जो हीरोइन है, चरस है, गांजा है, खाना ही खाना है। आप इसके लिए डिपेंडेंसी किस चीज़ पर रहेगी? होगी आपकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी होगी। क्या होगी? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि ये ड्रग लेने से आपके कोई काम रुक जाएंगे, क्योंकि रोज है जो सभी लोग ड्रग्स लेके ही नहीं पूरे काम करते हैं। तो यहाँ पर ड्रग एब्यूज़ के लिए जो प्रॉपर स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ऑन अ ड्रग। नेक्स्ट वन इज परसेप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर कोई एक एक्चुअल स्टिमुलस एब्सेंट है। क्या है? एनी ऑब्जेक्ट जो कि एक एक्चुअल स्टिमुलस एब्सेंट है तो क्या है? इल्यूजन, डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन या फिर डिमेंशिया। तो इल्यूजन, डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हेल्यूसिनेशन क्या है? यहाँ पर एब्सेंस है कोई एक्चुअल स्टिमुलस, लेकिन उसको लगता है कि है, फील हो रहा है उसको, तो क्या है? हेल्यूसिनेशन। और यहाँ पर जो इल्यूजन है इसमें कोई चीज़ प्रेजेंट होगी लेकिन वो ये नहीं होगी जो होना चाहिए, जैसे सांप, रस्सी को सांप समझना। लेकिन यहाँ पर जब कोई एक्चुअल स्टिमुलस प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है, तो वो क्या है? हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट वन इज प्रोफाइलैक्टिक सीरम ब्लड लिथियम लेवल इज। क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रोफाइलैक्टिक सीरम ब्लड लिथियम लेवल। तो मैनिया को ट्रीट करने के लिए वॉल्प्रोएट और लिथियम है जो ड्रग ऑफ चॉइस है। तो यहाँ पर जो प्रोफाइलैक्टिक सीरम लिथियम लेवल होता है वो होता है 0.6 to 1.2 MEQ पर लीटर। इसके बाद यदि जो जाता है यदि ये लेवल तो क्या कहलाती है? लिथियम टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट वन इज एन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम दैट इज अ पोटेंशियली इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरप्रोमाजीन एंड अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। तो यहाँ पर EPS सिम्टम है जो कि इरिवर्सिबल हैं और जो क्लोरप्रोमाजीन और अदर कैटेगरी की एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स के लेने से हुए हैं। तो वो क्या है? टॉर्टिकोलिस है, टाइडोडिस्काइनेसिया है, ऑक्यूलोग्लायरिक क्राइसिस है या फिर स्यूडो पार्किंसनिज्म है। तो यहाँ पर जो सिम्टम बताए हैं
ये सभी EPS के सिम्टम है, लेकिन इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट कौन सा है, तो वो है यहाँ पर टायर्ड डिस्काइनेसिया, जो कि ज़्यादा डेंजर है एज कम्पेयर टू अदर साइन के। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट मैनेजमेंट टू रिस्टोर ब्लड प्रेशर एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन इन अ क्लाइंट विथ मल्टीपल फ्रैक्चर एंड फ्लूइड लॉस वुड बी। तो यहाँ पर कौन सा है जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा जिससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिस्टोर किया जा सके, पेरिफेरल सर्कुलेशन मेंटेन किया जा सके, जिसको मल्टीपल फ्रैक्चर भी हुए, फ्लूइड लॉस भी हुए हैं। तो ये भी हमने जो IV फ्लूइड के टाइप पढ़े हैं उसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। रिंगर लैक्टेट इन्फ्यूजन, ब्लड इन्फ्यूजन, NS इन्फ्यूजन, एपिडेक्स्ट्रोज 5%। तो ऐसे केस में जब क्या है ब्लड प्रेशर को भी रिस्टोर करना है हमें और साथ ही साथ पेरिफेरल सर्कुलेशन को भी मेंटेन करना है, फ्लूइड लॉस भी हुआ है मल्टीपल फ्रैक्चर के कारण, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, RL इन्फ्यूज़ करेंगे रिंगर लैक्टेट। ऐसे केस में हम NS इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिंपल डेक्स्ट्रोज नहीं दे सकते। हाँ, डेक्स्ट्रोज के साथ यहाँ पर RL दे सकते हैं, लेकिन यदि इस तरीके का आपको ऑप्शन आता है तो NS आप बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर ऐड है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, रिंगर लैक्टेट इन्फ्यूज़ करेंगे, क्योंकि उसको फ्लूइड भी लॉस हुआ है। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन द थर्स्ट सेंटर इज लोकेटेड इन द। तो एग्जाम में आपको थर्स्ट सेंटर, टेम्परेचर सेंटर, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, हार्ट रेट कंट्रोल सेंटर मेनली एग्जाम में आते हैं, स्पीच कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ पर जो थर्स्ट सेंटर है कहाँ पर होता है, एडिनल कॉर्टेक्स में, पोन्स में, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो थर्स्ट सेंटर है कहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट वन इज पैराथायरॉइड हार्मोन एक्ट 2। तो जो पैराथायरॉइड हार्मोन है क्या काम करते हैं, थायराइड ग्लैंड के नीचे की तरफ जो ग्लैंड्स होती हैं उनको पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं और ये हार्मोन रिलीज करती हैं। तो ये क्या काम करती हैं, डिक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन गट, डिक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन द रीनल ट्यूब, इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल एंड इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। जो पैराथायरॉइड हार्मोन है क्या काम करते हैं, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो PTH पैराथायरॉइड हार्मोन है इनडायरेक्टली स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी विद इन द बोन मैट्रिक्स। और ये क्या करते हैं, लो ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल का यदि होता है तो यहाँ पर कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं, किसमें, प्लाज्मा में। नेक्स्ट वन इज एंजाइम, हेपेरिन एंड हिस्टामिन आर सीक्रेटेड बाय। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिलता है। तो एंजाइम, हेपेरिन और हिस्टामिन क्या सीक्रेट करते हैं, ल्यूकोसाइट्स, मास्ट सेल्स, फैट सेल्स या फिर RBC। तो एंजाइम, हेपेरिन और हिस्टामिन क्या सीक्रेट करते हैं, सॉरी एंजाइम, हेपेरिन और हिस्टामिन किसके थ्रू सीक्रेट होते हैं, तो मास्ट सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट वन इज द इंटरवल बिटवीन द एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम इज नोन एज। जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन एंटर हो जाए, इन्फेक्शियस एजेंट एंटर हो जाता है, इन्फेक्शन रहे, तो आपकी बॉडी जो सबसे पहले साइन सिम्टम शो करती है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है यहाँ पर इनक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाता है, इनक्यूबेशन पीरियड। और यहाँ पर दूसरा है लेटेंट पीरियड, जो कि एग्जाम में आपको आता है। लेटेंट पीरियड का मतलब है कि जब आप